हेलो स्टूडेंट्स बिहार स्पेशल का जो हम लोग क्लास कर रहे हैं उसमें हिस्ट्री के तहत आज का जो टॉपिक है वो है बिहार स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका और साथ साथ उसमें हमने एक ऐड किया है मुस्लिम लीग का प्रभाव। टॉपिक हमारा है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार में महिलाओं की भूमिका और साथ साथ बिहार में मुस्लिम लीग का प्रभाव। इस दो टॉपिक को हम लोग देखेंगे आज। लेकिन ये जो दो टॉपिक है इससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों को आज मिल जाएगा, उसका यह भेज दिया गया होगा और जितना कुछ क्वेश्चन उससे बन सकता था वो क्वेश्चन हमने किया है 20 क्वेश्चन का। क्योंकि ये जो टॉपिक है उससे बहुत ज़्यादा फैक्ट्स तो नहीं, लेकिन यानी ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा फैक्ट्स इससे नहीं निकलेंगे। फैक्ट्स तो बहुत है लेकिन जो पूछने लायक फैक्ट्स है वो बहुत कुछ यहाँ से नहीं निकल पाएगा। लेकिन मेंस में कभी अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप इसको पढ़ोगे ना तो एक लिखने की आपकी मतलब कि उसमें क्या है कॉन्फिडेंस आ पाएगा। क्योंकि टॉपिक जो है वो ये है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार में महिलाओं की भूमिका, और दूसरा टॉपिक आज का है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार में मुस्लिम लीग का प्रभाव। तो कुछ ऑब्जेक्टिव के फैक्ट्स निकलेंगे और जैसा कि मैं बताया कि मेंस में लिखने के लिए इससे एक तारतम्यता और एक आपका कॉन्फिडेंस इस पे आ पाएगा। पिछला क्लास कल नहीं शनिवार को जो क्लास हुआ था उसमें शायद कुछ टेक्निकल ये से हमको पता नहीं चला, आप लोग का नाम नहीं आ रहा था और मैं सोचा कि भाई आज कोई ऐड ही नहीं हुआ है। तो उसमें जो किसान आंदोलन हमने बताया था शायद आप लोग सुन रहे थे, बाद में पता चला कि नहीं कुछ लोग जुड़े हुए थे लेकिन यहाँ पर नहीं दिख रहा था। तो मुझे उतना इसका टेक्निकल कुछ खास मालूम नहीं रहता है तो हमने उसको छेड़छाड़ नहीं किया, हमने वो रिकॉर्ड करा दिया आपका क्लास, वो हमने ले लिया। तो उसमें किसान आंदोलन के संदर्भ में जो कुछ भी हमने बताया, अगर आप लोग जो अभी जुड़े हुए हो तो क्या कोई किसी को उसमें कोई कन्फ्यूज़न या कुछ ऐसा कुछ है क्या किसान आंदोलन वाले दौर में? जो किसान आंदोलन का क्लास शुक्रवार को हुआ था। आप सब लोगों का स्वागत है। और अभी दिख रहे हैं सत्यम, आर्यन, शंकर दयाल, सीमा कुमारी, अर्चना, संतोष कुमार, डॉक्टर राकेश सिंह, संतोष कुमार, विकास कुमार। चलिए विकास जी बोल रहे हैं कि नहीं सर कोई इसमें मतलब कि किसान आंदोलन वाले में कोई दिक्कत नहीं था। रंजय कुमार शुक्ला, चलिए सब लोग का वेलकम है। संजीव जी हैं, संजीव जी का कहना है प्लीज़ रिवाइज इट। अच्छा, फैज़ अहमद का है गुड इवनिंग। चलिए तो देखिए किनका है रिवाइज इट का जो बताएं, संजीव जी से बात हम करते हैं अभी। प्राची साहू, प्रणाम सर। चलिए तो संजीव जी आपने क्लास पिछला ये मतलब शुक्रवार वाला क्लास सुना था या क्लास तो आप लोग अभी देख सकते हो। तो उस क्लास में क्या कन्फ्यूज़न हो रहा था? जैसे मान लो किसान आंदोलन पे हमने बताया कि भाई किसान आंदोलन बिहार के संदर्भ में कब से, तो उसमें हमने एक चर्चा किया था कि भाई चंपारण सत्याग्रह भी एक तरह से किसान आंदोलन था और चंपारण सत्याग्रह के से उत्साहित और प्रेरित हो करके, ठीक है, मधुबनी में दरभंगा महाराज के खिलाफ किसानों के पक्ष से स्वामी विद्यानंद ने आंदोलन वहाँ शुरू किया था। और यही क्वेश्चन पिछले पीटी में, पिछले पीटी में ही ये क्वेश्चन था कि साहब असहयोग आंदोलन के समय किसके नेतृत्व में किसान आंदोलन चल रहा था, ये क्वेश्चन था। तो वो चूँकि हम लोग के टॉपिक हम लोग के बुक में पहले से भी था, तो वो विद्यानंद जी, और विद्यानंद जी का स्वामी विद्यानंद का पुराना नाम, पहले का नाम क्या था, प्रारंभिक नाम क्या था, यानी उनका ओरिजिनल नाम क्या था? तो विभूषण प्रसाद, जो रहने वाले छपरा के थे, लेकिन उन्होंने किसान मूवमेंट को, किसान आंदोलन को, असहयोग आंदोलन के दौरान आफ्टर
चंपारण सत्याग्रह उन्होंने नेतृत्व दिया था। दरभंगा राज के खिलाफ किसानों की ओर से मधुबनी में, ठीक है, उसका प्रभाव अन्य जगहों पर भी हुआ, जो उसमें लिखा हुआ भी आपके पीडीएफ में होगा। इसके बाद की बात आती है तो फिर हमने बताया कि मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में 22-23 में किसानों का एक आंदोलन चला। फिर उसके बाद बिहार के किसान आंदोलन में पदार्पण होता है स्वामी सहजानंद सरस्वती का, और उनके बारे में हमने कहा था कि भाई वो या जो फैक्ट है कि उन्होंने पटना के निकट जो बिहटा है वहाँ पर वो एक आश्रम किए थे, और फिर वहाँ किसानों के दुर्दशा को देख के, किसानों की समस्याओं को देख करके उन्होंने हमने बताया था कि वो एक सन्यासी थे, लेकिन उसमें फिर वो नेतृत्व देते हैं। 28 में उन्होंने एक किसान सभा का अपना गठन किया, और वही किसान सभा, उनके द्वारा गठित किसान सभा 29 में, नवंबर 29 में सोनपुर मेला में उसका नाम प्रांतीय किसान सभा दिया गया, जहाँ पर उस सभा में, उस मीटिंग में उनको उसका अध्यक्ष बनाया गया और श्री कृष्ण सिंह को सचिव बनाया गया। देन 36 में वो फिर आपको अखिल भारतीय किसान सभा जो होता है लखनऊ में, उसके वो अखिल भारतीय किसान सभा के वो अध्यक्ष चुने जाते हैं। तो ये सारी फैक्ट्स हैं। उसके बाद हमने बताया था भाई और किसान और उनके जो सहयोगी थे, उसमें एक नाम करयानंद शर्मा का है, जो बढ़ैया ताल में किसानों के लिए बकासत भूमि आंदोलन चलाया था। तो ये सारे फैक्ट्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप उसको पढ़ेंगे और सुने होंगे तो वो क्लियर होगा। और कुछ दिक्कत अगर होगी तो आप कभी पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। अध्याय है, रंजय जी हैं, और असाइनमेंट कब करवाएंगे असाइनमेंट, रंजय जी का असाइनमेंट कब करवाएंगे? असाइनमेंट आपको लिख करके आप भेजते हैं। लोग एक्टिव थे, टेक्निकल इशू के कारण आपको नहीं दिख। हाँ राकेश जी, वो चूँकि मैं बताया ना कि भाई वो मैं पढ़ा रहा हूँ और उसमें आ नहीं रहा था, तो हम सोचे कि भाई क्लास डिस्टर्ब होगा, तो हमने वो कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। बाद में उन्होंने कहा कि सर वहाँ पर ओपन नहीं हो पाया था, और वो उस दिन जो ऑपरेट कर रहे थे वो हमेशा वो थोड़ा नए थे के नाम से। अच्छा, संतोष कुमार का करयानंद शर्मा के नाम से, तो स्वामी विद्यानंद का करयानंद शर्मा के नाम से का मतलब करयानंद शर्मा जो थे वो किसान आंदोलन का बकासत आंदोलन बढ़ैया टाल में शुरू किए थे, ठीक है। उनके नाम से क्या कन्फ्यूज़न है, उनका नाम करयानंद शर्मा ही था। अच्छा, संतोष कुमार है, अच्छा, उनके नाम से लखीसराय में कॉलेज है, होगा KSS कॉलेज लखीसराय। चलिए ठीक है, तो आप लगता है उधर के हैं, आपको जानकारी है ही, दिख रहा था। हाँ ठीक है, तो क्लास आपको दिख रहा था, क्लास आपने सुना है। चलिए, तो वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बड़ा समराइज वे में वो फैक्ट्स को हमने बताया था, और उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादा बहुत सारे सोर्स में जाओगे, बहुत सारी बातें होती हैं, तो फिर उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, उतना आप कीजिए। और उसमें जो हमने और भी किसान लीडर्स का जो नाम दिया है कि कौन सहयोगी थे स्वामी सहजानंद सरस्वती के, तो वो नाम थोड़ा ध्यान में रखना होगा। आज का जो टॉपिक है, हमने स्टार्ट करने के समय ही बताया कि भाई आज का टॉपिक हम लोग का, फिर से हम थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोग बाद में जुड़े होंगे, कि आज का टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार में महिलाओं की भूमिका, और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग का प्रभाव क्या था, मुस्लिम लीग किस तरह से, कहाँ सपोर्टिव था, क्या हमारे लिए आंदोलन के लिए दिक्कत कर रहा था, उन सारी बातों को देखेंगे। साथ साथ हमने एक चीज़ और आपको बताया कि साहब ये जो टॉपिक आज का है, जिसमें 2 टॉपिक हैं, छोटा छोटा 2 टॉपिक, ऐसे तो लिखा हुआ ज़्यादा है कि ये जो है इसमें ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन कम निकलेंगे, और जितना निकल सकता है वो हमने आपको जो 20 क्वेश्चन का होता है उसमें हमने भेज दिया है, ठीक है। दूसरी बात, उतना क्वेश्चन कीजिए तो वो काफ़ी है मेरे ख्याल से। हाँ, ये बताया कि इसमें जो हमने लिखा है या बुक के हिसाब से जो लिखा गया है, वो अगर आप पढ़ोगे बार बार तो ऑब्जेक्टिव वाला तो काम होगा ही, साथ साथ
स्टूडेंट्स आपको मेंस में लिखने का कॉन्फिडेंस रहेगा। यही नहीं, जो भी हम पीडीएफ दे रहे हैं ना, तो मेंस में लिखने का आपको एक रहेगा। देखो लगता है कि मेंस कोई, अगर बहुत लोग उसमें हो सकते हो मेंस लिख चुके हो, तो मेंस को बहुत हवा मत बनाओ। जो फैक्ट्स आप जानते हो, जितना आप पढ़ रहे हो, उसी को तरीके से सिस्टमेटाइज्ड करके, ठीक है, उसको प्रस्तुत करना होता है। तो ये बिंदुवार है, उन्हीं चीज़ों को अपने ढंग से उसको आप लिखोगे तो मेंस का हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मेंस में बहुत दूसरा ही कुछ चीज़ रहता है, ठीक है। तो आपका जो ये स्टडी है अभी, पीटी का जो स्टडी है, वो आपके मेंस के एग्ज़ाम में बहुत सारा जो चीज़ है वो काफ़ी सपोर्टिव होगा, ठीक है। दूसरी बात मैं ये बता रहा था कि शनिवार का जो आपको मैंने वीकेंड का, ये चौथा वीकेंड क्वेश्चन गया होगा जो 50-50 करके, बिहार स्पेशल का भी 4th वीकेंड क्वेश्चन आप लोग को मिला होगा। उस क्वेश्चन में भी जो चीज़ हमने क्वेश्चन फ्रेम किया है, चाहे पर्सनालिटी से हो, कल्चर से हो, कुछ ज्योग्राफी का हो, तो वो सब भी आप देखोगे, सीरियसली देखोगे, ठीक है। वो हल्के में नहीं लोगे उसको, ठीक है। ऐसे नहीं कि कुछ क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में फ्रेम करके आपको देता हूँ, ठीक है, कुछ सोच करके कि क्या हो सकता है। तो इसलिए उन सारे मैंने 4 वीकेंड में बिहार स्पेशल के जो क्वेश्चन गए, तो 50-50 करके 200 क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं। और आज ये हम लोग का 26th क्लास है, क्लास नंबर 26 है, तो 25 क्लास का और आज का लेकर के तो 20-20 क्वेश्चन के हिसाब से, तो अगर 26 क्लास का 20-20 क्वेश्चन जोड़ लो, तो 26 या 25 का हो सकता है किसी में नहीं भी दिए हों, लेकिन हमको लगता है सब में दिए हैं। तो 260 गुने 2 अगर करते हो, 20 से करते हो, तो 26 दूनी 52, तो हो जाएगा तुम्हारा 520 क्वेश्चन ये हो गया और 200 क्वेश्चन वो हो गया। तो मोटा मोटी आपको क्वेश्चन कितना मिल गया? सारा क्वेश्चन है, तो इन सारे क्वेश्चंस को आप देखोगे। रही बात असाइनमेंट की, तो असाइनमेंट बाबू जो रहता है उसी को आप लिखो, पॉइंट वाइज उसको लिखना होगा। कोई असाइनमेंट में थोड़ा कोर्स हम लोग करा लेंगे, सारा असाइनमेंट आप रखे रहोगे, किसमें क्या करना है, क्या लिखना है। अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो हम बताएंगे। एक और बात आप लोग से, कुछ लोगों का बार बार जैसा कि हमको इन्फॉर्मेशन हो कि सर हिस्ट्री कब तक, यानी लग रहा होगा कि भाई हिस्ट्री बहुत लंबा तो नहीं लेके चले जाएंगे और सब चीज़ छूट तो नहीं जाएगा, ऐसी बात। तो देखो हमको लगता है कि 1-2 क्लास में और कुछ 2-3 क्लास में हम हिस्ट्री को कंक्लूड करेंगे। एक लास्ट जो टॉपिक हम लोग का होगा उसके बाद देखते हैं, और कुछ पर्सनालिटी वाला जो चीज़ हम आप लोगों को बोले थे वो एक क्लास हो सकता है। नहीं तो लास्ट मेन टॉपिक जो होगा बिहार माने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियाँ, ठीक है, ये एक इस आज के बाद का वो टॉपिक होगा। फिर हम देख लेते हैं कुछ, अगर पर्सनालिटी वाला कुछ अभी करा देंगे, नहीं तो फिर ज्योग्राफी आप लोग का, मैं बार बार बोल रहा हूँ ज्योग्राफी में शुरू करूँगा, ठीक है। तो हमें नहीं लगता है अब कोई कन्फ्यूज़न आपको होना चाहिए। संतोष कुमार क्वेश्चंस बोल रहे हैं, अच्छा 720 क्वेश्चन, ठीक है। नमस्कार, विक्की आ गए हैं, और पंकज इस बुक का 300 क्वेश्चन मैंने रटा, क्या है, रट गया है। देखो पंकज, रटने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ो, ठीक है, अब बार बना लो। हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है, नहीं सुनाई पड़ रहा है। सत्यम को दिख नहीं रहा है और न सुनाई पड़ रहा है। क्या सबके साथ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है क्या? आप लोग मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हो और क्लास दिख रहा है आप लोग को? आंसर कीजिए जल्दी से। बाकी लोग तो रिप्लाई कर रहा है, तो दिख तो रहा होगा। सत्यम देखिए, लगता है कि आपके डिवाइस में कहीं कुछ होगा। सबको दिख रहा है बाबू। सत्यम आप देखो आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, अपना जो जहाँ से देख रहे हो उसको करो। चलिए अब हम लोग आज जो है ठीक है, हम टॉपिक शुरू करते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार में महिलाओं की भूमिका से समझे। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे भाई स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमारा मुख्य रूप से क्या हुआ भाई, तो चंपारण सत्याग्रह हुआ, खास करके असहयोग आंदोलन से ये बातें शुरू होंगी। असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन के दौरान कौन, मतलब कि महिला जो नेत्री हुई, जो महिला नेतृत्व करने वाली हुई, वो किस जगह पर और कौन हुई, ये थोड़ा सा,
ठीक है, यही बात मुख्य रूप से होगा यहाँ पर। तो और ऐसे हम इस टॉपिक को शुरू करने में कुछ हमने लिखा है, उसको आप पढ़ोगे तो ये लगेगा कि हाँ मेंस में या कहीं लिखना होगा तो ऐसे शुरू किया जा सकता है, ठीक है, इस हिसाब से। तो मैं आर्यन दिख रहा है, चलिए तो उस टॉपिक को थोड़ा सा हम पढ़ देते हैं, ज़्यादा आप लोग क्योंकि है थोड़ा सा लंबा, तो फैक्ट्स जहाँ होगा वहाँ बताते हुए चलेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं का योगदान या भूमिका। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन पुरुष प्रधान आंदोलन था, लेकिन इसमें कई पड़ावों पर महिलाओं की भूमिका काफ़ी उल्लेखनीय रही है। मान लो ये कहीं भी लिखोगे तो ऐसे लिखने में लाइन ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी कम होने का मुख्य कारण यह था कि अधिकांश महिलाएं सामान्य रूप से गृह कार्यों तक ही अपने को सीमित रखी थीं। वो समय ऐसा था हमारे यहाँ, हमारा जो समाज जो है, संस्कृति जो उस तरह का परिवेश, जो महिला वर्ग में शिक्षा का अभाव, घर के बाहर की गतिविधियों से कम संपर्क था, पुरुषों द्वारा इनकी क्षमता को कम करके आंकना, ये थोड़ा सा हमने ये लिख दिया, इत्यादि ऐसे कारण थे जिससे स्वतंत्रता संघर्ष के राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी कम रही, ठीक है। लेकिन रिकॉर्ड में अंकित संख्या के आधार पर राष्ट्रीय आंदोलन में महिला भागीदारी का आकलन करना न्यायसंगत नहीं होगा। ये मैं क्या लिखा, ये लिखा हूँ कि सिर्फ जो रिकॉर्डेड, जो मैंने रिकॉर्ड में जिन महिलाओं का नाम है स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में, सिर्फ उतने पर ही आप कह रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी इतनी ही, इन्हीं महिलाओं की मुख्य रूप से भागीदारी रही, तो ये महिला वर्ग के लिए ये न्यायसंगत नहीं होगा। क्यों भाई, तो जो भाग लिए उन्हीं का तो नाम है, तो फिर बाकी का, इसके पीछे कहने का ये अर्थ है कि राष्ट्रीय आंदोलन में महिला भागीदारी को दो रूपों में देखा जाना चाहिए। पहला निष्क्रिय भागीदारी, इसको आप कह दीजिए अप्रत्यक्ष भागीदारी, निष्क्रिय थोड़ा लिखना गलत होगा, ठीक है, लिखा गया है अप्रत्यक्ष भागीदारी, तथा दूसरा प्रत्यक्ष भागीदारी। तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, प्रत्यक्ष भागीदारी। अब अप्रत्यक्ष भागीदारी क्या? स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की निष्क्रिय या अप्रत्यक्ष भागीदारी ऐसी भागीदारी है जिसके बिना इस आंदोलन के स्वरूप की कल्पना नहीं की जा सकती है। स्वतंत्रता सेनानियों की माताएं, बहनों, पत्नियों ने चुपचाप सहर्ष अपना जो समर्थन दिया, उसे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अहम भागीदारी के रूप में देखा जाना चाहिए, ठीक है। अब मेंस में लिख रहे हो तो ये लाइन लिखना थोड़ा सा अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा क्या, बायोलॉजिकल भी है। अब मान लो कि जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए, चाहे वो कांग्रेस के विचारधारा के तहत काम कर रहे हों या कोई क्रांतिकारी, हमने बताया ना कि कांग्रेस की तरफ से काम कर रहे हो तो हम भाई एक विरोध कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका से चल रहे हैं, मैंने कि जिसे होता है मांग कर रहे हैं, ठीक है, उसमें तोड़ फोड़ वाली बात नहीं है। लेकिन जो क्रांतिकारी हैं उनका तो कॉन्सेप्ट ही अलग था ना, कि जब अंग्रेज को यहाँ शासन करने का अधिकार नहीं है, ये शासन कर रहे हैं, तो इनसे क्या मांग रहे हो, ये कौन होते हैं देने वाले, इनको मारो भगाओ। दो तरह का, एक क्या था, कांग्रेस का क्या था, मैं पहले ही बोला हूँ, कांग्रेस का क्या था कि भाई आप शासन कर रहे हो, ठीक है, तो भाई मेरा ये हक बनता है, ये हमको चाहिए, ये चाहिए, इस तरह से चलते चलते फिर कांग्रेस क्या पहुँचती है कि भाई अब जाइए, हम शासन मेरे हाथ में दीजिए, ठीक है। तो ये इसको हम लोग एक तरह से क्या कहते हैं, अपने संवैधानिक विकास की ओर हम जा रहे हैं, ये तरीका एक था। क्रांतिकारी बोलते हैं कि भाई हम तो कंफ्यूज हैं, एक तरफ बोलते हो कि भाई उपनिवेश गलत चीज़ है, बाहरी का यहाँ शासन करना वो उसका हक नहीं है, तो फिर वो शासन कर रहा है तो फिर उसे मांगते क्या हो, वो कौन होता है देने वाला, उसको भगाओ। तो ये विचार है, तो वो कौन हो गए, रिवॉल्यूशनरीज हो गए, क्रांतिकारी हो गए। तो भाई चाहे तो आप संवैधानिक तरीके से अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता संघर्ष कर रहे हो, उसमें भी आपको अंग्रेज पॉलिटिकल अरेस्टिंग के तहत आपको अंदर कर रहे हैं, या क्रांतिकारी जो है ये जहाँ से भी हैं, जिस घर से आ रहे हैं, जिस परिवार से आ रहे हैं, तो सामान्य रूप से हमारे समाज की महिलाओं ने उनको इस आंदोलन में भागीदारी देने में रोका नहीं, वो उन्होंने सपोर्ट। तो इसको भी तो हम महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं की भूमिका और ये सपोर्ट फॉर द मूवमेंट हम कहेंगे कि नहीं कहेंगे। तो यही हमने थोड़ा सोच करके लिख दिया है। और आप कभी भी मेंस लिखोगे तो ये करोगे, इसमें निष्क्रिय सक्रिय की जगह पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान घरेलू महिलाओं ने स्वतंत्रता सेनानियों को गुप्त रूप से आश्रय देकर, यह भी बहुत सा एग्जाम्पल है,
कि भाई छिपाना, संदेश प्रेषित कर जो योगदान दी है उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक चरण से ही इसमें महिलाओं की सशक्त भागीदारी देखने को मिलती है, जो संख्या के दृष्टिकोण से कम थी। समय के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती गई। चलिए, यहाँ से कोई आपका ऑब्जेक्टिव मिला नहीं, ऑब्जेक्टिव का कोई फैक्ट नहीं मिला, ये मैं मान रहा हूँ। बिहार में गांधी जी के नेतृत्व में हुए चंपारण सत्याग्रह से ही महिलाओं की भागीदारी शुरू हो गई तथा असहयोग आंदोलन के शुरू होने तक कस्तूरबा गांधी, श्रीमती सरला देवी, राधिका देवी, सुनीति देवी इत्यादि महिला नेत्रियों ने, जब नेत्रियों लिखती है तो महिला कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलिए ठीक है, नेत्रियों ने कांग्रेस के ठीक है कार्यक्रम के प्रचार में बढ़ चढ़ करके योगदान दिया। इन नेत्रियों ने बिहार की महिलाओं को स्वतंत्रता संघर्ष में अपने योगदान के लिए प्रेरित किया। अब ये नाम थोड़ा सा जो बताया वो नाम देखोगे। असहयोग आंदोलन में बिहार की महिलाओं की स्पष्ट भागीदारी देखने को मिलती है। इस आंदोलन के दौरान, अब हम लोग आ गए बिहार पर अपना, उसके पहले ही इस आंदोलन के दौरान सरला देवी ने बिहार के छात्रों से सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ने का आह्वान किया। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान सावित्री देवी ने प्रिंस ऑफ वेल्स का जो यहाँ आगमन था 1921 में, प्रिंस ऑफ वेल्स के सम्मान में होने वाले समारोहों के बहिष्कार कार्यक्रमों का नेतृत्व किया था। तो ये नाम इम्पॉर्टेंट होगा। पटना के सीसी दास एवं उर्मिला देवी ने असहयोग आंदोलन के दौरान स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये नाम थोड़ा याद रखिएगा कि उस दौर के ये लीडर्स थी। गांधी जी द्वारा देशबंधु स्मारक कोष में धन की अपील पर बिहार की महिलाओं ने अपने आभूषण तक दान में दिए थे। देशबंधु स्मारक कोष में धन संग्रह हेतु गांधी जी के बिहार आगमन पर धन संग्रह में जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती देवी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब देखिए, यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न है, बहुत जगह इसको देशबंधु स्मारक कोष कहा है, लेकिन ये जो था ना, ये बेसिकली ये इसका नाम जो है, इसको भी आप रेटिफाइड करके ही पढ़िएगा। ठीक है, तिलक स्मारक तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1920 में हो गई थी बाबू, और उसके उन्हीं के ये में तिलक स्मारक है, ये तिलक स्मारक क्या उसको बोलते हैं, तिलक स्मारक कोष या इसको स्वराज कोष, लेकिन बहुत से बिहार वाले में वो देशबंधु कोष कर देता है, लेकिन ये नहीं। देशबंधु किनको बोलते थे जानते हो? चित्तरंजन दास को, और चित्तरंजन दास तो उस समय थे, तो इसलिए स्मारक की बात नहीं है। तो लेकिन बहुत सी किताबें तिलक स्मारक स्वराज कोष ये है। और चूँकि तिलक जी की मृत्यु हो गई थी, तिलक की मृत्यु हुई थी 1920 में, और ये 1921 में ये बना था, 1921 में यह स्थापित हुआ था। तो इसमें हम सीधे यही बोलेंगे कि गांधी जी को असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार की महिलाओं ने उस कोष में बड़ा ही उदार होकर के दान दिया था। बहुत लोगों ने तो अपना गहना होना जो होता है सुना, वो भी दान कर दिया था। ठीक है, और ऐसे कोष के लिए धन संचय करने का, धन मैंने जमा कराने का, नॉट संचय, जमा कराने का, महिलाओं को उसके लिए प्रेरित करने का, और उस कोष में, स्वराज कोष में धन देने के लिए प्रेरित करने वाली, और वो एक महत्वपूर्ण नेत्री का नाम है वो प्रभावती देवी का। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान स्वामी सहजानंद सरस्वती अन्य नेताओं की अपील पर बिहार की महिलाओं ने अपनी जोरदार भागीदारी, अब हम लोग कहाँ आ गए? सविनय अवज्ञा में आ गए। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान स्वामी सहजानंद सरस्वती एवं अन्य नेताओं की अपील पर बिहार की महिलाओं ने अपनी जोरदार भागीदारी दर्ज की। इस आंदोलन के दौरान तत्कालिक शाहाबाद जिले में राम बहादुर जी की पत्नी ने सासाराम थाने के सामने नमक कानून का उल्लंघन किया था। देखो, बीपीएससी कभी कभी ऐसा उठाता है। अब इनका नाम नहीं है, इनका नाम तो होगा ही, वो नाम रिकॉर्ड में क्या लिखा हुआ है? राम बहादुर जी की पत्नी। एक हम इसी में नहीं, और भी कहीं बिहार का बुक लिखोगे तो यही मतलब कि वो मैटर्स चलता है। तो राम बहादुर जी की पत्नी, सर्च करने पर इनका कोई नाम ऐसा मिलता नहीं है, क्योंकि देखो पुराने समय में ऐसे भी होता था ना कि महिलाओं के नाम के जगह पर उनके पत्नी के वाइफ ऑफ फलाना ऐसे करके वो चलता था। ठीक है, तो इन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो रहा है। ये सविनय अवज्ञा के तहत हम लोग आ गए। अब देखोगे वहाँ पर स्वामी सहजानंद का नाम क्यों आया भाई? चूँकि उस समय स्वामी सहजानंद
ने सविनय अवज्ञा के समय, ठीक है, क्योंकि स्वामी सहजानंद का सविनय अवज्ञा के समय, सविनय अवज्ञा 1930 का है। स्वामी जी का किसान आंदोलन आप देखते होगा 28 से शुरू होता है, और ये गांव में पॉपुलर थे, कृषकों के बीच पॉपुलर थे, तो इनका आह्वान भी बड़ा कारगर हुआ। और आप जानते हो कि बिहार में किसान आंदोलन, कल हम लोग पढ़ रहे थे, पिछले में जो पढ़े हैं, कि वो किसान आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, यानी स्वामी सहजानंद के नेतृत्व वाला जो किसान आंदोलन रहा, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन में के समय काफ़ी उन्होंने सपोर्ट किया, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ किसानों की भागीदारी बड़ा बढ़ चढ़ के रही। इसके बाद क्या होता है कि सहजानंद स्वामी फिर जब गवर्नमेंट बनती है, यानी 1935 के अधिनियम के तहत जो 37 में चुनाव होता है, और उस चुनाव से जो कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है, वो जो स्वामी जी की अपेक्षा था, किसानों की का जो एक्सपेक्टेशन था अपने उस सरकार से, वो फुलफिल नहीं होता है। तो वहाँ से किसान आंदोलन का कांग्रेस से दूरी बढ़ने लगता है, और किसान आंदोलन का झुकाव समाजवादी दल तरफ जाता है, ठीक है। ये चीज़ मैं बताया भी था और लिख के भी दिया हूँ, तो ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम्ड होता है, शायद क्वेश्चन भी हमने ऐसे करके दिया है। तो समाजवादी की तरफ होने लगता है, ठीक है, समाजवादी नहीं बोले साम्यवादी। समाजवाद का ही हार्ड रूप जो होता है वो साम्यवाद होता है। समाजवाद का मतलब क्या होता है, सोशलिज्म का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी एमंग द पीपल, लोगों के बीच समानता। अब ये समानता बहुत मायने की बात हो सकती है, ठीक है, लेकिन आप जानते हो कि सोसाइटी में जो समानता है, सोसाइटी में जो इक्वालिटी का बात है, उसका सबसे बड़ा आधार क्या है, सबसे बड़ा आधार क्या है, आर्थिक आधार। अगर आर्थिक समानता हो जाता है तो बाकी जो असमानताएं हैं वो खुद ब खुद समाप्त हो जाती हैं। इसलिए अब कभी कभी हम लोग नेताओं से अपना सुनते हैं सामाजिक समाजवाद का हम बात कर रहे हैं, ठीक है, सामाजिक समाजवाद। तो भाई समाजवाद जो भी होगा ना, आर्थिक आधार पर ही, जो अगर बड़ा स्थिति ठीक होता है तभी आपके हर तरह की समाजवाद हो जाएगा, ठीक है। अब सामाजिक समाजवाद, तो सामाजिक समाजवाद आप क्या कर सकते हो, वो तो एक है, वो धीरे धीरे वो उसके पीछे क्या है, उसके पीछे आपका आर्थिक विकास ही काम करेगा। जो पीछे समाज में मान लो कि जिनको आप तिरस्कृत समझते हो, जो करते हो, अगर उनकी इकोनॉमिक स्टेटस भी ठीक हो जाती है तो ये सही है कि फिर वो भी मेन रूप से आ जाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बात है। और तो यहाँ पर हम क्या समझा रहे थे कि कांग्रेस से जब अपेक्षा पूर्ण नहीं हो रहा है, कांग्रेस की जो गवर्नमेंट बनती है श्री कृष्ण सिंह के ही नेतृत्व में बनती है, ठीक है। पहले कुछ दिनों के लिए आपको मोहम्मद यूनुस साहब थे फर्स्ट प्रीमियर, उसके बाद कौन बने, श्री कृष्ण सिंह। तो जो किसान नेता का, किसानों का जो एक्सपेक्टेशन था अपने बेटरमेंट के लिए, वो ऐसा होता नहीं दिखता है, ठीक है। तो स्वामी जी मतलब किसान जो लीडर थे उस समय, वो कांग्रेस से खफा हो जाते हैं, और फिर वो किसानों के हित के लिए अपने धारे से चलते हैं, और वहाँ पर, और फिर सुभाष चंद्र बोस के वो बड़ा फिर निकट हो जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस के बड़ा निकट हो जाते हैं, और सुभाष चंद्र बोस भी उनकी प्रशंसा में काफ़ी कुछ कहा है, तो वो फिर सुभाष चंद्र बोस के निकट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बता रहे थे कि भाई ये बता रहे थे कि स्वामी जी के कहने से महिलाओं की भी भागीदारी बढ़ती है इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में सबसे पहले गिरफ्तार होने वाली महिलाओं में, ये नहीं बोल रहे हैं कि वही, लेकिन जो नाम, क्योंकि देखो बहुत सारे रिकॉर्ड जो है वो बहुत ऑथेंटिक रिकॉर्ड नहीं मिला है, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार से सबसे पहले गिरफ्तार होने वाली महिलाओं में हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष थी श्रीमती सरस्वती देवी। एक सरस्वती देवी और आएंगी, लेकिन वो बाद में, वो भारत छोड़ आंदोलन क्रम में। तो हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थी श्रीमती सरस्वती देवी, तथा साधना देवी प्रमुख थी। इन अध्यक्ष थी सरस्वती देवी और एक साधना देवी। तो ये लोग कब का, ऐसे अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि हजारीबाग क्षेत्र में सरस्वती देवी का, ठीक है, सविनय किस आंदोलन के दौरान, अब हजारीबाग लगा दिया, ठीक है, तो किस
आंदोलन के दौरान उनकी सक्रिय भूमिका रही। इस तरह का क्वेश्चन होगा और ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को हम सेंड भी किए हैं, मतलब आज मिलेगा भी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार आंदोलन में बिहार की महिलाओं ने भागीदारी उत्साहजनक रही थी। बहिष्कार आंदोलन में महिलाओं की अधिक उपस्थिति के कारण बिहार में महिला पुलिस बल भारी संख्या में बुलानी पड़ी थी। पटना में बहिष्कार कार्यक्रम हेतु आयोजित एक सभा में लगभग 3000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया था सविनय अवज्ञा के समय। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चंद्रावती देवी ने गया में चौकीदारी कर न अदा करने के संबंध, ये चौकीदारी कर पे हम लोग बात किए थे कि भाई, और क्वेश्चन भी हम लोग आया था, पहले से भी हमने बुक में लिखा था कि भाई चौकीदारी कर जो था वो किस आंदोलन के दौरान, ठीक है, चौकीदारी कर के विरुद्ध गतिविधि किस आंदोलन के दौरान चला था, ऐसा क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन भी आया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब यहाँ पर चूंकि महिलाओं की भूमिका पे हम बात कर रहे हैं, तो ये जो इनका नाम है वो गया क्षेत्र में जो थी, क्या नाम है, चंद्रावती देवी का, तो ये नाम इम्पॉर्टेंट हो रहा है किस बात के लिए, तो इसके लिए, ठीक है। पटना में विदेशी वस्तुओं बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व श्रीमती हसन इमाम ने किया, ठीक है। हसन इमाम की पत्नी थी, बस उनको श्रीमती हसन और विंध्यावासिनी देवी ने किया था, ठीक है। तो ये खास करके यहाँ से इम्पॉर्टेंट हमको लग रहा है क्वेश्चन, ये अगर उठाएगा तो ये इम्पॉर्टेंट है एकदम, ये इम्पॉर्टेंट नाम हो जाएगा, और हमने क्वेश्चन में भी शायद ये किया है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत, यहाँ एक और नाम मिलेगा जो आरा में उन्होंने किया था, ये कुसुम देवी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। क्वेश्चन अगर आ जाता है तो ये तो हम नहीं ना कह सकते हैं भाई कि आ ही रहा है, लेकिन ये फिर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हमको दिखता है। 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी दी गई। इन्हें फांसी देने के विरोध में आरा में कुसुम देवी के नेतृत्व में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक विशाल सभा का, और ऐसा क्वेश्चन हमने आपको फ्रेम भी किया है। देखो 20 क्वेश्चन बनाने में भी आदमी को सोचना पड़ता है भाई क्या बना दें कि जो आपके लिए हो जाए, ऐसे ही बहुत सा हम दे दें उससे कोई, ठीक है, तो जो आपको दिया गया उसके हिसाब से उसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, तो वो कोशिश रहता है। इसलिए क्वेश्चन को आप लोग पढ़ोगे ज़रूर, उसको ध्यान दोगे, उसका रिवीजन में रखोगे। 4 जनवरी 1932 को गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में बिहार में जगह जगह हड़तालों एवं प्रदर्शनों का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं, अभी सब समझ रहे हो ना भाई, ये गिरफ्तारी कब, अब 1932 तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है, गांधी जी को इरविन और गांधी के बीच में पैक्ट होता है, गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, फिर वहाँ से गांधी जी को लगा कि ये सब बकवास, ये सब सिर्फ दिखाने का राउंड, ये कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने वाला की कोशिश इनकी है ही नहीं, तो गांधी जी वहाँ से चले जाते हैं। फिर गांधी जी को गिरफ्तार किया जाता है, गांधी जी को पूना जेल में रखा जाता है, फिर गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच में एक पैक्ट होती है, शायद हमने भी कुछ बताया था और आप पढ़े ही हो, ठीक है। तो गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में बिहार में जगह जगह हड़तालों में प्रदर्शनों का आयोजन किया जाने लगा, जिसमें महिलाओं की अहम भूमिका रही। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के आरोप में, ये इंपॉर्टेंट हो गया, अब 26 जनवरी को कब का बात हो रहा है, 26 जनवरी 1932 का, ठीक है। 4 जनवरी 1932 को गांधी जी की गिरफ्तारी और 26 जनवरी 1932 को स्वतंत्रता दिवस मनाने के आरोप में, अभी स्वतंत्रता दिवस क्या, जिसकी बात हम लोग किए थे कि भाई कांग्रेस के द्वारा स्वतंत्रता दिवस 1930 से 26 जनवरी को 1930 से मनाया जा रहा है, और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, कांग्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाएगी, इस तरह की घोषणा 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था, रावी तट से, नहीं तो ये चीज़ हम लोग, तो उसके बाद से ये, तो इस दिन यहाँ भी स्वतंत्रता दिवस मनाने के आरोप में राजेंद्र प्रसाद जी की पत्नी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पत्नी राजवंशी देवी सहित 8 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। तो चूंकि ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हो जाते हैं, राजवंशी देवी, ठीक है, ये राजेंद्र प्रसाद की पत्नी थी, धर्मपत्नी थी। और वर्ष 1941 ईस्वी में सांप्रदायिकता के विरुद्ध में, अब हम लोग कहाँ गए, 41 में, वर्ष 1941 ईस्वी में सांप्रदायिकता के विरोध में जब गांधी जी ने सत्याग्रह किया, तभी सत्याग्रह के समर्थन में बिहार की महिलाओं ने भी
सत्याग्रह का आयोजन किया। इस सत्याग्रह के दौरान गया में जगत रानी देवी, जानकी देवी तथा प्रियवंदा, इस पे होना चाहिए, प्रियवंदा देवी को गिरफ्तार किया गया और उन्हें 4-4 महीने की सज़ा हुई। चूँकि इनकी सज़ा का भी बात निकलता है तो ये 1941 में। अब ये है सांप्रदायिकता के विरुद्ध में। अब यहाँ पर भाई क्यों गिरफ्तार कर लिया गांधी जी? तो अच्छा, यहाँ पर जो आप जानते हो कि मुस्लिम लीग के द्वारा, उस पर हम लोग बात करेंगे, 40 में जब मुस्लिम लीग घोषणा कर देता है कि भाई हमें द्विराष्ट्र के सिद्धांत में अलग पाकिस्तान चाहिए, तो उसके बाद जब जगह जगह पर सांप्रदायिक टकराव हो रहा है तो गांधी जी इसके लिए उस समय गांधी जी ने सत्याग्रह का आह्वान किया कि आप लोगों में, सत्याग्रह मैंने लोगों को समझाएं इस तरह के लिए। तो उस तरह के आयोजन पर भी अंग्रेजों ने लोगों को गिरफ्तार किया। ठीक है, तो ये नाम आता है। फिर आप देखोगे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। चरखा समिति से जुड़ी महिलाओं ने भारत छोड़ो आंदोलन में को राज्य भर में प्रचारित करने में 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब ये आ गया आप भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में, राजेंद्र प्रसाद जी की बहन श्रीमती भगवती देवी के नेतृत्व में पटना में महिलाओं के एक विशाल, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो वहाँ पर अब पूछेगा कि भाई राजवंशी देवी के नेतृत्व में कब? तो राजवंशी देवी के नेतृत्व में हम लोग बात किए कब? भाई ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। और भगवती देवी जो उनकी बहन थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, उनके नेतृत्व में पटना महिलाओं के एक विशाल जुलूस का कब? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और इस दिन ही राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया था। राजेंद्र प्रसाद का सब पूरे महत्वपूर्ण लीडर्स को गिरफ्तार किया गया था। 19 अगस्त 1942 ईस्वी को शांति देवी की अध्यक्षता में छपरा में एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आप देख रहे हो, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही छपरा जिले के दिघवारा प्रखंड में, अब यहाँ पर देखिए ये शांति देवी, अब क्वेश्चन अगर किया जाए तो क्या दिक्कत होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छपरा में, ठीक है, महिला छपरा में आंदोलन का नेतृत्व करने वाली महत्वपूर्ण इनमें से कौन थी या नहीं थी, इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। यह शांति देवी किस आंदोलन के दौरान छपरा में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया? ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही छपरा जिले के दिघवारा प्रखंड में, ये अब छपरा जिला नहीं रहा, अब कौन जिला हो गया? सारण जिला। अब आज वो दिघवारा जो है वो सारण जिला में ही है, ब्लॉक है। सारण जिला के दिघवारा प्रखंड में तिरंगा फहराने के आरोप में शारदा देवी और सरस्वती देवी, मैं बताया ना एक सरस्वती देवी और आएंगी, हमने बताया वो सरस्वती देवी कहाँ? हजारीबाग में बात हुआ था। ठीक है, तो शारदा देवी और सरस्वती देवी को सजा दी गई थी, कितने वर्ष की? अब देख रहे हैं, लंबी सजा की सजा सुनाई गई थी। तो ये नाम भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पलामू में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कुमारी आरसी दास ने संभाला था, तो ये इनका नाम भी। इस आंदोलन के दौरान वैशाली में सुनीति देवी तथा राधिका देवी, ये फिर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए हिस्ट्री के मेन बुक्स में ये सारे फैक्ट्स नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, तो जहाँ से भी फैक्ट्स निकला है, तो एक तरह से आप जिस बुक को पढ़िएगा ये सारे फैक्ट्स ही हैं, और उसी को जो कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा फैक्ट्स लोग डाल दिया है, तो उसी को हमने जो इम्पॉर्टेंट है उसको बिंदुवार किया है। तो यहाँ पर देखोगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, इस आंदोलन यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वैशाली में सुनीति देवी तथा राधिका देवी ने पुरुषों के वेश में साइकिल की सवारी करके, अब उस समय भाई साइकिल पर महिला को चलना और लोगों में जन जागृति लाने के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिए। ठीक है, तो इन्होंने साइकिल की सवारी करके, पुरुषों के वेश में साइकिल की सवारी करके जन जागृति फैलाई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार की अनेक महिलाएं पुलिस गोलीबारी की शिकार हुई थी। इसमें कहलगांव की कुमारी धतूरी देवी, पटना की सुधा शर्मा, घोरमारा गांव की श्रीमती बिराजी मधियाइन प्रमुख थी। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के सभी चरणों में बिहार की महिलाओं की निर्णायक, ठीक है, भूमिका निर्णायक रही है। तो अगर हम मेंस में भी अगर इसको लिखते हैं, तो जिस तरह से हमने शुरू किया और जैसे जैसे वो मतलब कि असहयोग, देन सविनय, देन आपका भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में,
तो इन भूमिकाओं को अगर हम लिख दें तो और क्या, अगर मान लीजिए क्वेश्चन अगर कभी आता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार में महिलाओं की भूमिका पर आप लिखें या उसका, तो ये आपका कंप्लीट होगा। और यहाँ से जो नाम और जो स्थान और किस आंदोलन के दौरान ये जो हुआ वो आपके पीटी के लिए फैक्ट्स हुआ। ठीक है, तो शायद आप समझ गए होगा, लेकिन हाँ याद तो करना होगा। और इस पे जितना फैक्ट्स है ना, तो उस पर जो क्वेश्चन हमने दिया है उस क्वेश्चन को आप कर लोगे। ठीक है, अब देखते हो बिहार में मुस्लिम लीग का प्रभाव। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार में मुस्लिम लीग का प्रभाव। अब देखो साहब, मुस्लिम लीग का प्रभाव स्वतंत्रता आंदोलन में कभी हमें सकारात्मक तो दिखेगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये मुस्लिम लीग का जो स्थापना हुआ था वो अंग्रेज़ों के द्वारा, अंग्रेज़ों के मतलब कि फुट डालो राज करो की नीति के तहत 1906 में कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए। ठीक है, ये नहीं है कि हमेशा से वो अंग्रेज़ों के ही ये में रहे, लेकिन उसके बाद बात क्या होती है। ठीक है भाई, मुस्लिम लीग का अगर मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, अगर ये वो कहता कि भाई मुस्लिमों के हक़ की भी हम बात कर रहे हैं तो चलिए कोई दिक्कत नहीं था, और उन्होंने मुस्लिमों के हक़ की बात की भी। ठीक है, लेकिन उनका क्या उद्देश्य क्या होता था कि कांग्रेस का जो मूवमेंट चल रहा है, कांग्रेस की जो लोकप्रियता बन रही है, कांग्रेस का जो कदम है उसको कमज़ोर करना। क्यों? क्योंकि ये पैटर्नाइज थे किसके द्वारा? अंग्रेज़ों के द्वारा। तो काउंटर ऐसा करना कि भाई फिर अंग्रेज़ों को ये कहने को मौका मिल जाए कि कांग्रेस को ये कहने का मौका मिल जाए कि आप ही अकेले अधिकृत नहीं हो। कांग्रेस तो यही बोलता था ना कि भाई यहाँ पर दो मुख्य रूप से दो धर्म वाले हैं और दो पार्टी है। बोलता था कि बहुत अच्छा बंटवारा है, क्या दिक्कत है, आप हिंदुओं की बात करो, मुस्लिमों की बात। अब कांग्रेस को यही तो चिल्लाना पड़ा 1906 से, कांग्रेस को ये प्रूव करना कि साहब हम सिर्फ हिंदुओं के पार्टी, हम भारतीयों के हैं। ठीक है, हम हिंदुओं की सिर्फ पार्टी नहीं है। और तो अंग्रेज कहते थे नहीं मुस्लिमों की बात तो वो करता है। तो इस तरह से ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ गया। और ये साबित कैसे करे भाई, जबकि जो भी हमारे राष्ट्रवादी थे, जो भी कांग्रेस के विचारधारा के थे, वो तो सब मुस्लिम जो थे कांग्रेस में थे, लेकिन फिर भी अंग्रेज इसको इस बात पर ये मानता नहीं था। ठीक है, वो घुमा करके बोलता था कि भाई मुस्लिमों की बात तो वो कर रहा है। तो इस तरह की एक कूटनीति थी। और जो भी समझदार थे, जो वो तो कांग्रेस में थे। एक नाम ले लो ना भाई, आपको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम लो, उनसे बड़ा नेशनलिस्ट कौन था? और मुस्लिम लीग का अगर सबसे बड़ा विरोधी अगर कहोगे, प्रखर विरोधी, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। वो तो उनका इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक है। तो जो थे, हाँ, जो अंग्रेज़ों के गुमराह में आकर के, अंग्रेज़ों के ये में आकर के वो थे। लेकिन बाद अब तो मुस्लिम लीग भी अपनी राजनीति कर रही है। अब राजनीति करते करते अब थोड़ा सा मैं इस पर आपको बात कर रहा हूँ, सर लोग तो पढ़ाए ही होंगे। अब आप देखो, आपका जैसे ही 1919 प्रथम विश्व युद्ध के बाद से आप देख लो कि भाई खिलाफत का बात हुआ, कांग्रेस बढ़ चढ़ करके आगे आई। ठीक है, मुस्लिम लीग तो बोल नहीं पा रही थी उसमें। ठीक है, तो कांग्रेस के द्वारा तो भाई सबके लिए बात थी, तो कांग्रेस तो राष्ट्रवादी पार्टी के रूप में अपने काम को आगे बढ़ा रही थी। अब क्या था कि बाद में जब ये कन्विंस होने लगा, जब मुस्लिम वर्ग ये समझने लगा कि भाई ये मुस्लिम लीग के तरफ क्या जानना है, कांग्रेस किसकी बात नहीं करता है। तो जब कांग्रेस की पॉपुलैरिटी ग्राफ बढ़ना शुरू हुआ अमंग द सोसाइटी ऑफ मुस्लिम्स, तो भाई फिर उन लोगों को लगता है, और यही है कि कांग्रेस की पॉपुलैरिटी के सामने जब मुस्लिम लीग का ग्राफ नीचे होने लगा, और अंत में चूंकि पॉलिटिकल गेन लेने के लिए वो अंत में द्विराष्ट्र के सिद्धांत पर आ गया। नहीं, चुनाव के समय बहुत सी बातों कहना, ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा होता है ना। तो उस समय भी आप उसी संदर्भ में देखो, तो उन्होंने फिर कहा कि भाई हम तो एक अलग राष्ट्र बनाएंगे जो इस्लामिक नियमों से चलेगा। तो जिसको समझ में नहीं आया, जिसको डेमोक्रेसी का रियल
चीज़ नहीं समझा तो डेमोक्रेसी भी और भी आप इस्लामिक राष्ट्र, तो ये तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। तो जो नहीं समझ पाए वो तो उसके पक्ष में, लेकिन धर्म का यूज़ जिस तरह से राजनीति के फ़ायदे के लिए किया जाता है वो फिर मुस्लिम लीग करता है। और क्यों किया? अपने पॉलिटिकल गेन के लिए। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा हमने ये आपको दिमाग में दिया। अब आप देखते हो 20वीं सदी, चूँकि यही टॉपिक हमको पढ़ाना है, तो 20वीं सदी के आरंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रभाव से राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ते सांप्रदायिक सद्भाव की प्रवृत्ति से ब्रिटिश सरकार घबरा गई। ये हम कहाँ से बोल रहे हैं? मुस्लिम लीग के थोड़ा सा आरंभ से ही लिख रहे हैं कि मुस्लिम 20वीं सदी के आरंभ में, 20वीं सदी क्या होगा बाबू? 1900 से, ठीक है, तो 1900 के जस्ट बाद, तो 1906 में तो मुस्लिम लीग का गठन ही हुआ, और 1885 से 1900 तक में जो कांग्रेस की उपलब्धि के रूप में आप देख रहे हो, ठीक है, 1905 तक ले लो, 1905 तक जो आप कांग्रेस की उपलब्धि को ले रहे हो, 1885 से 1905 तक कांग्रेस के आरंभिक 20 वर्ष की जो उपलब्धि है, भले ही लिख देता है लोग कि भाई कि उस समय तो भिक्षावृत्ति का था, कांग्रेस ने तो कुछ उपलब्ध नहीं किया, कुछ मतलब कि कोई कांग्रेस के द्वारा तो कुछ सरकार से लिया नहीं गया, या कांग्रेस की कोई उसमें अचीवमेंट उस काल की क्या रही, वो तो सिर्फ सरकार से प्रार्थना करती थी। ऐसा नहीं है। आप उस संदर्भ में उस कालखंड को देखो, उस समय की स्थिति को देखो, उस समय क्या परिवेश था। ठीक है, अरे साहब 100 वर्ष पहले तो हमारे यहाँ सामाजिक सुधार आंदोलन की बात थी। नहीं, 1905 से अगर आप 100 वर्ष पहले चले जाओ, 1805 में चले जाओ, राजा राम मोहन राय को ये कहना होता था कि भाई सती प्रथा बड़ा खराब चीज़ है। तो जिस समाज में इतनी बुराई, उसके बाद धीरे धीरे हमारा सामाजिक सुधार हुआ। ठीक है, फिर हम पॉलिटिकली अवेयर हुए, फिर एक राष्ट्रीयता की भावना कि वी आर पीपल ऑफ अ सिंगल नेशन। तो ये चीज़ लाने के लिए प्राचीन काल में हमारा गौरवपूर्ण इतिहास है, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन इस समय आपकी समाज कहाँ पर थे? आपके पास ना कोई सेंट्रल पावर अपना था ना कुछ। तो उस समय कांग्रेस अगर आप में राष्ट्रवाद लाया, ठीक है, आपको अपना पॉलिटिकल अधिकार बता रहा है, अवेयरनेस ला रहा है, तो ये, और कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि कांग्रेस को मालूम था कि डायरेक्ट हम अगर विरोध वाला बात करेंगे तो इस तरह का राष्ट्रीय स्तर का कोई ऑर्गेनाइजेशन को ये लोग अंग्रेज बनने नहीं देंगे। और इसी को ना आप पढ़ते हो, सेफ्टी वॉल्व पॉलिसी ऑफ कांग्रेस। तो कांग्रेस अपने को, कांग्रेस का पूरा अल्टीमेट उसको क्या करना वो मालूम था। हमारे जो बुद्धिजीवी थे, हमारे जो कांग्रेस के फाउंडर लीडर्स थे, वो बड़ा डिस्टेंट विजनर थे, वो सब चीज़ समझते थे, लेकिन किस स्टेप से हमको चलना है। क्यों? क्योंकि एक दिन हमने आपको कहा था कि भाई लीडर का पावर क्या होता है? लीडर का पावर होता है कि हाउ मेनी, मतलब कि उसके पीछे कितने लोग हैं, यानी आपके मूवमेंट के साथ कौन है, कितना सपोर्ट। तो कांग्रेस को पहले राष्ट्रवाद की भावना का विस्तार करना था, और नो डाउट कांग्रेस ने अपने आरंभिक चरण में ये चीज़ किया। अब अंग्रेज जो देखते हैं कांग्रेस की स्थापना के समय, वो सोचते हैं कि चलो ये सरकार के लिए पक्ष की चीज़ है, सेफ्टी वॉल्व पॉलिसी। यही ना, कांग्रेस ने यही नहीं समझा दिया था कि साहब जो आक्रोश है, तो आक्रोश को अगर कांग्रेस ने क्या किया था, एक तरह से 1857 का भूत दिखाया था अंग्रेजों को कि अगर आप इस तरह से छोटे मोटे, आप किसी की बात को नहीं मानोगे, अलग अलग जो संगठन है किसी की बात को नहीं मानोगे, तो फिर एक आक्रोश होगा और आपकी सरकार, फिर वो 1800 कोई भी जन विद्रोह हो सकता है। अंग्रेजों को भी लगा कि ठीक है, तो उसके बीच में हम होंगे, तो ये आक्रोश आप पर नहीं आ करके कांग्रेस पर आएगा, क्योंकि बात को हम रखेंगे आपके सामने। तो ये, और अंग्रेजों ने, लेकिन जब अंग्रेजों को लगता है 20वीं सदी के आरंभिक चरण में, यानी 1900 के बाद, कि ये तो कांग्रेस बड़ा मतलब कि नेशनलिज्म की बात को उभार रहा है धीरे धीरे ऐसा, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजों ने, और सबसे ज़्यादा नेशनलिज्म की अगर बात करो, राष्ट्रवाद की बात करो, या शुरुआत का राष्ट्रीय आंदोलन का बात करो, तो बंगाल क्षेत्र तो रहता ही है ना। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों का एक लंबे समय तक अंग्रेजों का वहाँ पर हेडक्वार्टर था,
अंग्रेजी शिक्षा से उस तरफ के लोग जुड़े। तो अंग्रेजी शिक्षा कोई राष्ट्रवाद के लिए नहीं, उससे क्या हुआ कि हम वेस्टर्न माने यूरोप में जो बदलाव आया है, जो डेमोक्रेसी की बात आई है, जो सिविल राइट की बात आई है, तो फिर हम कंपेयर करने लगे उस एजुकेशन को कि भाई तो हमको क्यों नहीं, हम भी तो टैक्स देते हैं, तो हमारे पास तो ऐसा, तो इसलिए उधर अवेयरनेस हुआ। और फिर क्या होता है, तो अंग्रेजों ने देखा कि भाई इधर बहुत नेशनलिज्म की बात चल रही है, और अंग्रेज एक नोटिस करके रखे थे कि यहाँ पर 2 कौम है। तो उन्होंने बंगाल विभाजन का घोषणा किया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल नहीं, तो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, जिसमें पश्चिमी बंगाल के साथ बिहार उड़ीसा क्षेत्र भी, तो ये घोषणा किया, और इसका कांग्रेस के द्वारा फिर विरोध किया गया। अब उस समय भी कांग्रेस के जो मॉडरेट लीडर्स थे, जो शुरू के लीडर थे, उनका कहना था कि पहले उनको करने दो, बाद में हम लोग देखते हैं, अभी अपनी पहचान देने की ज़रूरत नहीं है, अभी अंग्रेज़ों से टकराने की स्थिति नहीं है। और स्थिति का मतलब क्या, अभी हमारे पास बहुत मास में अवेयरनेस अभी नहीं है, नेशनलिज्म की जो एक स्केल होनी चाहिए वो नहीं पहुंचा है। तो कुछ लोग चाहते थे कि नहीं, अभी आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है, वेट एंड वॉच, यानी अब देखो कि वो क्या करते हैं, ठीक है, फिर उसके अनुसार हम आगे लेकिन जो नई पीढ़ी के लोग थे उनका था कि नहीं साहब, आपने किया क्या 20 वर्ष में, तो हमें अंग्रेज़ों का विरोध करना चाहिए, अब उनसे सिर्फ इस तरह से, तो वो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कौन सही कौन गलत, स्थिति जो बता रहे हैं। तो क्या होता है कि भाई बंग भंग आंदोलन होता है, अब मूवमेंट अगेंस्ट द डिवीज़न ऑफ बंगाल, और वो मूवमेंट तो फिर अंग्रेजी व्यवस्था के विरुद्ध हुआ ना, कि आप बंगाल विभाजन की घोषणा कर रहे हो, हम इसका विरोध कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ चलता है। तो यहाँ से कांग्रेस का एक तरह से क्या हो गया, अब धीरे धीरे कांग्रेस का उग्र रूप आ गया, जिसको हम लोग एक्सट्रीमिस्ट फेज कहते हैं। अब एक्सट्रीमिस्ट फेज की बात आ गई। अब यहीं पर जब अंग्रेजों ने देखा कि अब तो आप कांग्रेस, अब ये सामान्य संस्था तो रही नहीं, अब ये तो हमारे ऊपर एक प्रेशर ग्रुप के रूप में बन रही, तो फिर अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने इसके काउंटर में 1906 में मुस्लिम लीग का गठन करा दिया। अब मुस्लिम लीग से जो हमने समझाया कि भाई जो कांग्रेस का मांग है उसका काउंटर करो, तो ये अंग्रेजों के द्वारा संरक्षित हो रही, ठीक है। इसके फाउंडर हम नहीं कह रहे हैं अंग्रेज, लेकिन कहीं ना, और ये चलता रहा। अब जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जब और गांधी के आगमन के बाद, जब आप देखते हो कि कांग्रेस का ग्राफ, पॉलिटिकल ग्राफ बढ़ रहा है, ठीक है, और ये काफ़ी, तो फिर मुस्लिम लीग को वहाँ से चिंता होनी शुरू होती है, और जब उनके सपोर्टर्स कम होने लगते हैं, तो फिर वो धर्म के नाम पर अपना काम करते हैं कि भाई हम अब इस्लामिक राष्ट्र, ऐसा राष्ट्र जहाँ पर इस्लाम के अनुसार शासन चलेगा, ये भी बोल रहे हैं कि डेमोक्रेटिक भी होंगे, और फिर धर्म, तो ये बात आती है, ठीक है। अब उसी संदर्भ में बिहार में मुस्लिम लीग का प्रभाव से संबंधित जो बात है, अगर कभी लिखने का है तो आप इसको लिखोगे, आपका कंप्लीट आंसर होगा, और इसमें से हमारा ऑब्जेक्टिव का क्या फैक्ट्स होगा उस पर हम लोग ध्यान देंगे। ब्रिटिश शासन द्वारा मुस्लिम लीग को संरक्षण प्रलोभन देकर भारत में जिस सांप्रदायिक क्लेश का बीजारोपण किया गया, वह राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर किया और अंततः देश के विभाजन के रूप में फलित हुआ। चलिए ये लाइन हुआ। शुरू में कांग्रेस ब्रिटिश शासन के षड्यंत्र के प्रति उदासीन रही, जबकि मुस्लिम लीग की सतही राजनीति महत्वाकांक्षा बढ़ती गई, जिसका परिणाम पारंपरिक सांप्रदायिक सद्भाव, ये सब लाइन पारंपरिक जो हमारे यहाँ पहले से सद्भाव चला आ रहा था, पारंपरिक सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के रूप में सामने आया। हालांकि बाद के वर्षों में कांग्रेस ने सांप्रदायिक विभेद का विरोध किया, साथ ही सांप्रदायिक एकता को बनाए रखने का अथक प्रयास किया, किंतु तब तक परिस्थितियां काफ़ी बिगड़ चुकी थीं। 1937 के चुनाव के बाद बिहार में गठित कांग्रेसी सरकार ने कौमी एकता को पुनः सुदृढ़ करने के लिए भरसक प्रयास किए, लेकिन इसके बावजूद भी यह एकता बिगड़ती नजर आई। बिहार में इस विद्वेष का कारण प्रांत के सत्ता में हिस्सेदारी का प्रश्न, यानी मुस्लिम हिस्सेदारी, वंदे मातरम का राष्ट्रगीत के रूप में गाया जाना, उर्दू के स्थान पर हिंदी के उपयोग को बताया जाता है, लेकिन ये कारण सिर्फ बहाना मात्र के कारण थे, जबकि असली कारण पृथकतावादी सोच की थी। ये कारण उन लोग बता रहे मुस्लिम लीग कि भाई आप थोप रहे हो हम पर, लेकिन मुख्य रूप से क्या था, इनकी अपनी पॉलिटिक्स थी कि अगर कांग्रेस का हम काउंटर नहीं करेंगे, कांग्रेस का अगर हम विरोध नहीं करते हैं आगे, ठीक है,
तो मुस्लिम जनमानस तो भाई कांग्रेस के साथ रहेगी, हम तो कुछ एक्स्ट्रा उनके अब क्या देंगे। अगर अंग्रेज़ों का विरोध करना है तो कांग्रेस कर ही रही है, ठीक है। अगर बेहतरी का कुछ बात है तो कांग्रेस किसी एक के लिए तो कर नहीं रही है। और अंग्रेज तो मुस्लिम लीग को पॉपुलर बनाने के लिए 1909 से भी लगाना जी। आपको क्या किया वहाँ पर, आप देख रहे हो कि भाई मार्लियामेंटो के तहत अलग, यानी इससे क्या है कि हमारी उपस्थिति यानी हमारा प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। तो इस तरह से वो डिवाइड एंड रूल का तो काम कर ही रहा है। अब आप देखोगे मुस्लिम लीग की अतार्किक माने अतार्किक लॉजिकल धार्मिक प्रतिबद्धता ने अतार्किक धार्मिक प्रतिबद्धता ने बिहार में सांप्रदायिक कटुता को बढ़ाने का कार्य किया। बिहार में मुस्लिम लीग की कार्यकारिणी समिति ने बिहार के मंत्रिमंडल में मुसलमानों को उचित प्रतिनिधित्व देने संबंधी प्रश्न उठाया। चूंकि देखो वो लोग एक चीज़ उनका जानते हो ना, कभी बोलेंगे मुस्लिम लीग की भागीदारी, तो भाई मुस्लिम लीग में जो आपके सपोर्ट में होंगे उन्हीं की भागीदारी की ना बात करोगे, वो फिर बात क्या करेंगे मुस्लिमों की। तो उतना सीट लेकर के आप आइए, तो सीट भी नहीं, लेकिन हमको वो भागीदारी होनी चाहिए। तो मुस्लिमों की भागीदारी, आप मुस्लिम लीग की भागीदारी कहो, मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि का बात करो। तो ये क्या बात करते हैं, मुसलमानों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं देने संबंधी प्रश्न उठाया तथा जिन्ना को पटना आने का निमंत्रण दिया। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट हमने क्वेश्चन भी बनाया है। जिन्ना तथा अब्दुल अजीज ने स्थानीय वैधानिक संस्थाओं में पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था को लागू करने की मांग की तथा वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में गाए जाने का विरोध किया। कुछ नहीं, पर्सनल, सिर्फ अपना पॉलिटिक्स था। जुलाई 1938 ईस्वी में बिहार के कई हिस्सों में सांप्रदायिक दंगे हुए। मुस्लिम लीग द्वारा बिहार मंत्रिमंडल की सुरक्षा निधि तथा वर्धा योजना की निंदा की गई। पटना में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा, कांग्रेस नेतृत्व अपनी संस्कृति दूसरों पर लागू करने के प्रयास में लगी हुई है तथा भारत को हिंदू राज्य के रूप में स्थापित करना चाहती है। कब कहा? 38 में, पटना में। इसलिए इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम लीग का मुख्य लक्ष्य लीग को मुसलमानों का एकमात्र राजनीतिक संगठन के रूप में स्वीकार कराने की थी। देश के अन्य हिस्सों की तरह भारत में भी प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ क्रियाशील थी। प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ यानी आप मुस्लिम लीग के द्वारा जब कुछ किया जा रहा है तो उसके काउंटर में। इन लोगों ने पाकिस्तान योजना के पक्ष में लोकमत बनाने के लिए प्रचार प्रसार किया तथा कुरान एवं हदीस को आधार बनाकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को समझाने का प्रयास किया कि एक राष्ट्र का सिद्धांत इस्लाम विरोधी है तथा द्विराष्ट्र का सिद्धांत इस्लाम के अनुरूप है। तो जो भाई नेशनलिस्ट थे, जो पूरी तरह से अवेयर्ड थे, जो एजुकेटेड थे, वो तो इनके झांसे में गए नहीं। लेकिन उस समय का छोड़ो ना, आज भी अगर कोई पॉलिटिशियन किसी तरह का अगर बोलता है हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो बहुत लोग उस बात में आ जाते हैं। तो उस समय भी आ गए तो कोई आश्चर्य नहीं है। 1941 के मध्य में बिहार शरीफ में मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान दिवस तथा हिंदू महासभा द्वारा पाकिस्तान विरोधी दिवस मनाए जाने के कारण तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। ये यहाँ पर दंगा की स्थिति, ये कहाँ? बिहार शरीफ 41, तथा यह सांप्रदायिक दंगे के रूप में परिवर्तित हो गया। सांप्रदायिक दंगे की भयावह स्थिति को देखते हुए राजेंद्र प्रसाद ने अब्दुल बारी के नेतृत्व में कांग्रेस शांति दल का गठन किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब उठाए क्वेश्चन ये उठेगा, अब्दुल बारी के नेतृत्व में। हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने हेतु शांति दलों की स्थापना पर बल दिया, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद ने। हालांकि 1942 में शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन के समय संप्रदाय, अब यहाँ पर एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो आप 1937 के बाद से, ठीक है, उस चुनाव के बाद से जो टकराव की स्थिति खास करके 38 से शुरू हो जाती है, ठीक है। और तो उसमें आप देखते हो कि उस दौर में ये 1942 वाला जो चीज़ है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, उसमें फिर सांप्रदायिक टकराव रुक जाता है। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे ये सिद्ध होता है कि लोग एक बड़े उद्देश्य के लिए, फिर जो भी मुस्लिम लीग के सपोर्ट में थे वो भी बड़े उद्देश्य के लिए, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के आह्वान पर उस समय फिर वो एक स्थिति बनती है। तो पहले की तुलना में ये टकराव फिर क्या हो गया? रुक गया। क्योंकि 40 में तो
मुस्लिम लीग ने कह ही दिया था ना कि भाई द्विराष्ट्र का सिद्धांत है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस जहां भारत छोड़ो का नारा दे रही थी, वहीं मुस्लिम लीग विभाजन करो और भारत छोड़ो का नारा लगा रही थी। अंग्रेजों से कांग्रेस कह रही थी भारत छोड़ो, और मुस्लिम लीग क्या कह रही थी, विभाजन करो, यानी भारत को बांटो और भारत छोड़ो। यानी उनका पहला था कि पहले विभाजित करो। वर्ष 1944 में बिहार प्रांतीय मुस्लिम लीग के आदेश पर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, 23 मार्च को उर्दू दिवस तथा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। 9-10 अप्रैल को गया में पाकिस्तान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन बंगाल के प्रधानमंत्री, जो प्रीमियर बोला जाता था उस समय, बंगाल भी आपका ठीक है मतलब बांग्लादेश वाला या, तो जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन बंगाल के प्रधानमंत्री ख्वाजा नजीमुद्दीन ने की थी। ये नाम इम्पॉर्टेंट है, ये उस समय बंगाल का प्रीमियर थे और उसने ये इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये फिर बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। देश में बढ़ रहे सांप्रदायिक विद्वेष को रोकने के उद्देश्य से गांधी जी ने राजगोपालाचारी प्रस्ताव के आधार पर जिन्ना से समझौता करना चाहा। ये थोड़ा सा हम मतलब आ रहे हैं बोलने के क्रम में ये लिख दिए हैं कि बिहार से ऐसा कुछ वो डायरेक्ट नहीं है। तो राजगोपालाचारी प्रस्ताव, ये सब आप ध्यान दीजिएगा। यानी एक बार कोशिश हुई मुस्लिम लीग के साथ कि भाई, और राजगोपालाचारी ने कहा भी कि साहब पहले आप भारत अपनी स्वतंत्रता के लिए आप कांग्रेस का सपोर्ट करो, बार बार इस तरह से नहीं करो, और फिर बाद में फिर इसकी हम लोग क्या कराएंगे, एक वोट करा लेंगे कि भाई अगर मुस्लिम लीग के पक्ष में लोग हैं जो अलग होना चाहते हैं, उसके आधार पर फिर बांट दिया जाएगा। पहले जो मेन हम लोग का है अंग्रेज़ों से मुक्ति, और ये चीज़ पे आप नेशनल मूवमेंट को सपोर्ट करो, मोटा मोटी ऐसे राजगोपालाचारी फार्मूला आप पढ़ लीजिएगा। हालांकि जिन्ना इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के पक्ष में थे, किंतु उन्होंने अपनी पाकिस्तान की मांग पर गांधी जी की स्वीकारोक्ति चाही। गांधी जी से कहलाना चाह रहे थे, पहले आप ये कह दीजिए कि हाँ पाकिस्तान बनेगा। उस फार्मूला में तो ये था ना कि ठीक है बाद में वोट होगी लोग, तो उसमें एक आशा भी था कि फिर अवेयरनेस प्रोग्राम कुछ चले, कुछ मतलब कि लोगों के साथ फिर कुछ बात होगी अभी जो हमारे, लेकिन ये चाहते कि नहीं पहले आप यहाँ पर एश्योरेंस दो कि पाकिस्तान बनेगा, तभी हम सहमति देंगे। यानी राजगोपालाचारी फार्मूला पर वो कुछ सहमत थे, लेकिन गांधी जी से इस बात की स्वीकारोक्ति चाहते थे, जिसे गांधी जी का समर्थन प्राप्त नहीं हो सका था। यह वार्ता भी विफल रही, यानी राजगोपालाचारी का जो फार्मूला था वो लागू नहीं हुआ। मार्च 1946 में जिन्ना ने स्पष्ट घोषणा किया कि पाकिस्तान के मांग के इतर कोई समझौता नहीं हो सकता है। इस समय तक जिन्ना मुसलमानों के प्रतिनिधि के रूप में स्थापित हो चुके थे, अतः कांग्रेस के लिए उसकी उपेक्षा करना संभव नहीं था। इसी बीच बेबेल की योजना के आधार पर 1946 में चुनाव हुआ। इस चुनाव में मुस्लिम लीग की मजबूती मिली, यानी जो वो कार्ड खेला 1940 से द्विराष्ट्र का, उसका फायदा उसको मिला। ठीक है, किस क्षेत्र में मिला? वो जो आज पाकिस्तान का क्षेत्र है, जो बांग्लादेश का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में उसको इसका फायदा मिला। 1946 में आए कैबिनेट मिशन के द्वारा पाकिस्तान की मांग को ठुकराए जाने के पश्चात 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा की, आप जानते ही हैं, जिसके फलस्वरूप बंगाल में भयानक सांप्रदायिक दंगे हो गए। ठीक है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 1946 के बाद बंगाल का पड़ोसी होने के कारण बिहार में भी दंगों के प्रभाव में आया। बिहार के पटना, छपरा, बांका, भागलपुर, गया तथा जहानाबाद में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति रही। मुस्लिम लीग इस सांप्रदायिक तनाव का भरपूर लाभ उठाने के लिए प्रयासरत थी। इसी क्रम में 5 मार्च 1947 को गांधी जी का बिहार दौरा होता है। उन्होंने अपनी यात्रा के क्रम में, अब यहाँ पर सांप्रदायिक सद्भावना के लिए गांधी जी बिहार आते हैं, और अपनी यात्रा के क्रम में सांप्रदायिक एकता एवं सामाजिक सद्भाव कायम रखने हेतु अनेक प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया। किंतु इस समय सांप्रदायिक विद्वेष इतनी बढ़ गई थी कि गांधी जी के इन प्रयासों का कुछ विशेष प्रभाव नहीं हुआ। बिहार प्रांतीय मुस्लिम लीग ने विस्थापितों के पुनर्वास की मांग, साथ बिहार विभाजन की रूपरेखा भी प्रस्तुत की, यहाँ पर बिहारों विभाजित करने का। इसी रूपरेखा के तहत पूर्णिया, दक्षिण भागलपुर, दक्षिण मुंगेर, गया, जहानाबाद तथा नवादा को मुस्लिम क्षेत्र बनाने का सुझाव था। इसके साथ ही बिहार प्रांतीय मुस्लिम लीग की किशनगंज में आयोजित बैठक में गजनफर अली ने पूर्णिया, उत्तरी भागलपुर, उत्तरी मुंगेर तथा संथाल परगना को बंगाल प्रांत में मिलाए जाने का प्रस्ताव पेश किया। ठीक है,
कि इसे बंगाल प्रांत में मिलाया जाए। तो आप देख रहे हो कि जो बंगाल जो हमारा बना था, ठीक है, तो ये पूरा बंगाल का मतलब क्या, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, तो ये क्या चाह रहे थे कि उसमें मिला दिया जाए, ठीक है, क्योंकि इस स्थिति में 36 में बिहार तो अलग हो गया था ना। तो ये चीज़ कहीं बिहार के एग्ज़ाम के लिए ये हो सकता है कि गजनफर अली ने किन क्षेत्रों को बंगाल प्रांत में मिलाने का प्रस्ताव पेश किया और कब किया, ठीक है, कब किया यानी डेट के हिसाब से नहीं, यानी वो स्वतंत्रता के कुछ पहले गजनफर अली ने पूर्णिया, उत्तरी भागलपुर, उत्तरी मुंगेर तथा संथाल परगना को बंगाल, या किसने इन प्रांतों को, कुछ क्षेत्रों को बंगाल में मिलाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसको इस बैठक में यानी मुस्लिम लीग के उस बैठक में पारित किया गया था। मुस्लिम लीग द्वारा शुरू की गई सांप्रदायिकता की राजनीति ने ऐसी भयावह स्थिति की और 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा देश के विभाजन की घोषणा को देश के विशाल बहुमत द्वारा विवशता में, ये हमने क्या लिखा, देश के विशाल बहुमत द्वारा विवशता में स्वीकार करना पड़ा, यानी वो स्थिति बनी थी। तो यहाँ से भी हमने कहा था पहले ही कि बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स नहीं आएंगे, लेकिन जो फैक्ट्स आएंगे वो हमने आपको बताया कि क्या इम्पोर्टेंट है। और तो ये दोनों टॉपिक हम लोगों का आज कंप्लीट होता है, तो इसको एक बार पढ़ोगे, और ख़ास करके हमने जो बताया कि आपको मेंस राइटिंग में अगर ये टॉपिक आ जाए तो आप लिख पाओगे, ठीक है। दूसरी बात, इसके बाद का जो हम लोग का क्लास हम लोग करेंगे, तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियाँ, ऐसा करके एक टाइटल होगा, और उसके तहत हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ क्रांतिकारी गतिविधि शुरू से वो, और मुख्य रूप से कौन क्रांतिकारी, कौन सा संगठन, कौन सा कुछ पत्रिका उत्रिका, ये सब की बात करेंगे, ठीक है। फिर हम एक दो टॉपिक और कोई देखते हैं, और उसके बाद हिस्ट्री को हम कंक्लूड करेंगे, और हमने हिस्ट्री के बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे ज्योग्राफी का। और ज्योग्राफी में पहले हम लोग बात करेंगे जो जनरल फीचर्स, जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हमारा है उस पर बात करेंगे। फिर हम लोग बिहार का जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, किस तरह का रॉक उक है, वो बात करेंगे शॉर्ट में, ये नहीं कि पूरा ज्योग्राफी हम बात। फिर उसके बाद हम लोग बिहार पे आ जाएंगे, तो फिर बिहार का जो भौगोलिक खंड है उस पर बात करेंगे कि भाई हमारा क्या क्या खंड है, कैसे है, कौन सा मैदान है, दक्षिण का मैदान, उत्तर का मैदान, ठीक है, तो उस तरह की बात करेंगे। और उसके बाद क्लाइमेट पे बात करेंगे, ठीक है, तो ये फिजिकल ज्योग्राफी का बात हो जाएगा। उसके बाद बिहार के ज्योग्राफी से एग्रीकल्चर का बात है, ठीक है, और भी बहुत सा इरिगेशन का बात है, तो उसमें जो हम लोग का टॉपिक होगा उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ को देखेंगे। और ख़ास करके उसके बाद जब इकोनॉमिक्स में आएंगे, जो रिसेंट हमारा बिहार का इकोनॉमिक सर्वे होगा, उसमें जो फैक्ट्स होंगे एग्रीकल्चर का, हाँ, बिहार में फॉरेस्ट को भी देखेंगे, डिटेल फॉरेस्ट को, फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आपका 2-2 बरस पर फॉरेस्ट रिपोर्ट आता है, तो 21 वाला जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है अभी आपके लिए वही रिसेंट होगा, ठीक है। 23 वाला जो फॉरेस्ट रिपोर्ट होगा वो 24 में आएगा, तब तक आप एग्ज़ाम देते रहोगे। तो ये अभी जो 21 वाला फॉरेस्ट रिपोर्ट है उस पर जो फैक्ट्स हैं उसको हम लोग देखेंगे, वहाँ से क्वेश्चन की संभावना रहेगी। तो चलिए ठीक है, जो अब हिस्ट्री आपका लास्ट स्टेज में है, कुछ और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होगा उसको हम देख लेंगे, और उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी पे आएंगे, ठीक है। फिर हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सी बातें, फिर मिसलेनियस में भी हम लोग उसको कुछ देखेंगे बस।